ये आज ईसीजी में काइनेटिक थ्योरम में लास्ट क्लास में क्या वो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। मीन फ्री पाथ, तो मेजॉरिटी अपना पार्ट खत्म हो जाएगा, बाद में थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लो। ठीक है, टॉपिक है अपना मीन फ्री पाथ, या जो मीन फ्री पाथ क्या है, बेसिक आइडिया दे देता हूँ। बाद में इसके ना एक सिंपल फॉर्मूला बस स्टडी करना है। ये यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो सपोज एक एयर मॉलिक्यूल है, ओके, वो इस बॉल की तरफ आ रहा है, मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहा है, क्या लगता है? तो यहाँ पे एक मूवमेंट पे इस तरफ आ रहा है, सीधा आप डायरेक्ट बॉल पे आता है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। चलो, बीच में खाली जगह दूसरे मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, क्या होगा? कोलिजन। तो वो सीधा नहीं जा पाएगा, कोलाइड होने के बाद ऐसे कुछ जाए, वापिस कोलिजन होगा, ऐसे जाए, बात नहीं कर रहा है। कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होते हैं, ठीक है। तो ये पाथ क्या है वो समझते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल को पकड़े, तो मॉलिक्यूल क्या बीच में तो सीधा जा रहा है और वापिस कोलिजन हो रहा है, तो ऐसे कुछ मुड़ रहा है, यहाँ पे वापिस कोलिजन हुआ तो ऐसे कुछ जाएगा, वापिस कोलिजन हुआ ऐसे कुछ जाएगा। कोलिजन की वजह से उसका पाथ के कंटीन्यूअस चेंज होता है, इधर एक कोलिजन हुआ, इधर दूसरा कोलिजन हुआ, इसको क्या कहते हैं? सक्सेसिव कोलिजन। ये दोनों भी क्या है? सक्सेसिव कोलिजन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। ये सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कोई कोलिजन नहीं है, तो उसमें हम क्या मान सकते हैं कि पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है वो क्या सीधा जा पा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ। L1 से बिलोंग कर रहा हूँ, क्या कहते हैं? फ्री पाथ। नाम में ये फ्री पाथ, वो फ्री है, कोई कोलिजन नहीं होगा, फ्रीली मूव करेगा। वापिस यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है इसके बीच में, तो ये भी क्या होगा? मेरा फ्री पाथ। जैसे ये सब क्या अलग अलग फ्री पाथ। अब मुझे बता सकते हो मीन फ्री पाथ क्या हुआ? ये सब फ्री पाथ है, कोई कोलिजन नहीं होगा बीच में, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। मीन फ्री पाथ, मीन का मतलब पता है? एवरेज। तो ये सबका एवरेज ले लो तो क्या होता है? वो मीन फ्री पाथ, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता है, उसका हमें स्टडी करना है। इसके नोट्स छोटे हैं तो इसमें ही लिख लो, ठीक है ना, फटाफट हो जाएगा। इसमें लिखो स्टेटमेंट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, बाय अ गैस मॉलिक्यूल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a gas molecule at constant speed between two successive collisions is called free path. Distance traveled by a gas molecule at constant speed between two successive collisions is called free path. ये ड्रॉ करो डायग्राम।
चलिए ड्रॉ डायग्राम के नीचे लिखो हियर L1, L2, L3 dot 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 Ln. Here L1, L2, L3 dot 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 Ln are the free paths. Are the free paths. The free paths. Next line लिखो the average value of the free path, the average value of the free path covered by the gas molecule, is called mean free path. It's called mean free path. Okay, average लेते हैं mean लेते हैं इसका, तो क्या कहते हैं mean free path. ठीक है, अब इसका क्या ना डिराइवेशन एक छोटा सा फॉर्मूला है वो हमें स्टडी करना है, बाद में इसके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. तो उसके लिए ना एक स्टेटमेंट लिखो, बाद में डायग्राम है ना साथ में बनाते हैं. ठीक है, तो अच्छी तरह बना पाओगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो. नेक्स्ट टाइम है कंसीडर अ मॉलिक्यूल एज अ स्फीयर. Consider a molecule as a sphere of diameter d, small d लेना. Consider molecule as a sphere of diameter d, moving with constant speed v. Moving with constant speed v. Moving with constant speed v. ठीक है, तो मान लो कि मॉलिक्यूल है, स्फीयर बना देते हैं. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है वो v स्पीड से जा रहा है और इस मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या ले लेते हैं d. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऐसे सीधा जा रहा है इसका मतलब ये रीजन में, इस स्पेस में जा रहा है. ठीक है, ऐसे वो सीधा जा रहा है. ओके, थोड़ी बड़ा डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करो. इधर ऊपर भी ड्रॉ करेंगे तो स्पेस रखना है. चलिए ड्रॉ. अब देखो यहाँ कहीं पे ऊपर इधर एक दूसरा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा आइडेंटिकल स्फीयर जस्ट टच कर रहा है. नीचे भी एक ऐसा स्फीयर है जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है. क्या कर रहा है? ओके, अब देखो कोलिजन कैसे होंगे. ये मॉलिक्यूल है सीधा जा रहा है. अब ऐसा थोड़ी कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा. ये जो मॉलिक्यूल है सपोज थोड़ा भी नीचे हो कोलिजन होगा. क्या थोड़ा भी नीचे कोलिजन होगा? इस स्पेस में हो, ये थोड़ा भी ऊपर क्या कोलिजन हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल जाता है ना तो एक रीजन में जाता है जहाँ पे क्या कोलिजन होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन नहीं होंगे. तो क्या करना है, हमें एक रीजन ड्रॉ करना है. इसके सेंटर से ऐसे लाइन बनाओ, इसे एक्सटेंड करो. वो रीजन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके सेंटर से भी लाइन बनाओ. ये जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके सेंटर से भी लाइन बनानी है. ठीक है, और ध्यान दे ये इसका ड्रॉ कर रहे लाइन. चलिए तो अब हमें क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है. सिलेंडर का सेंटर ये होगा और क्रॉस सेक्शन इधर बाउंड्री होगी. ठीक है, तो ये क्या है, पूरा ऐसे सिलेंडर बना दिया हमने. जैसे सिलेंडर बन गया.
ऐसे सिलेंडर ड्रॉ कर। चलिए ड्रॉ। ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है, ये सब सेम मॉलिक्यूल थे, इनका भी डायमीटर डी है। इस सिलेंडर का रेडियस मुझे बता सकते हो कितना होगा? सिलेंडर का रेडियस डी होगा d/2, 2d क्या होगा? ये कितना होगा d/2, ये भी कितना होगा d/2, तो पूरा कितना हो गया? ठीक है ना, सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? ठीक है, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या है, ये क्यों ड्रॉ किया है? जितने भी ये तो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जो जा रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल इस रीजन के अंदर होंगे सबके साथ क्या होगा? कोलिशन। तो हमें क्या टोटल कोलिशन मिल जाएंगे, कितने कोलिशन मिलने वाले होने वाले। ठीक है, तो इसमें इसका ना वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या डालेंगे ना? डी, और क्या लेंथ निकालनी। ठीक है, तो वो पहले लिख लेते हैं, इसके डायग्राम में नीचे लिखो। द डिस्टेंस covered by molecule, the distance covered by molecule in time delta t will be the distance covered by molecule. The distance covered by molecule in time delta t will be, अब देखो स्पीड है और टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, तो विल बी क्या होगा? v डेल्टा t विल बी v डेल्टा t। ठीक है, ये क्या होगा? डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आगे लिखो। द मॉलिक्यूल covers an imaginary cylinder. The molecule covers an imaginary cylinder of cross-section area pi d square, cross-section area pi d square, and length, cross-section area pi d square, and length v delta t, and length v delta t. ठीक है, full stop. So the volume of the cylinder will be, so the volume of the cylinder will be, the volume of the cylinder will be, क्या होगा? वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर will be pi d square into v delta t, pi d square into v डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। कितना हमने वॉल्यूम निकाला। अब देखो क्यों निकाला? मॉलिक्यूल, हमें ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता होता है, हमें जनरली क्या पता होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, वो जनरली हमें पता होता है। ठीक है, तो उससे क्या कोलिजन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, the number of molecules per unit volume, the number of molecules per unit volume is n, small n लेना, number of molecules per unit volume is n, ठीक है, common. So the total number of collisions, so the total number of collisions, so the total number of collisions in time delta t, so the total number of collisions in time delta t is given by
is given by n into volume, स्मॉल है ना, n into वॉल्यूम, ठीक है। n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वही क्या देंगे, कोलिजन देंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा n, तो n पाई d स्क्वायर v डेल्टा t, सब लिख पाए। टोटल क्या आएगा n पाई d स्क्वायर v डेल्टा t, ठीक है। ये क्या आएगा, टोटल कोलिजन चार्ज, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी, कहीं पे बॉक्स मत बनाना, मैं बताऊंगा कहाँ पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी, फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत इजी होता है, टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बचे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी n पाई d स्क्वायर v, देखो n पाई d स्क्वायर v, n पाई d स्क्वायर v, ठीक है। क्या होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल करें, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करें तो क्या हमें टाइम मिलता है। वो टाइम में क्या होता है, मॉलिक्यूल है ना रिलैक्स होता है। रिलैक्स मतलब क्या, कोई कोलिजन नहीं होता है। यहाँ से यहाँ सपोज कोलिजन हो रहा है तो इधर मॉलिक्यूल क्या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब उसमें क्या है, कोई कोलिजन नहीं होता। वो दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या कहते हैं, उसे रिलैक्सेशन टाइम। तो वो हमें निकालना है, ठीक। आगे लिखो, द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल between two successive collisions, the time interval between two successive collisions is called relaxation time. It's called relaxation time. ब्रैकेट में लिखो टाउ, वो उसका सिंबल होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ उसका सिंबल होता है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n पाई d स्क्वायर v, बॉक्स बना दो, ये एक फॉर्मूला है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 1/n पाई d स्क्वायर v, ठीक है। ये अपना रिलैक्सेशन टाइम आ गया। इससे अब हमें ना मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। टाइम है, स्पीड है, तो मीन फ्री पाथ मतलब बेसिकली एक तरह की लेंथ है। तो कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आगे लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, distance between the two successive collisions gives the mean free path, gives the mean free path, gives the mean free path। तो ये L जो है, मीन फ्री पाथ का सिंबल हमने L किया था, तो L को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, पर कौन सा टाइम लेना है, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें बॉक्स बना दो, ये काम है। L इक्वल टू क्या होगा, v इनटू टाउ, ठीक है। तो टाउ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो L इक्वल टू v इंटू 1/n पाई d स्क्वायर v। तो देखो v कैंसिल हो गया, तो L का फॉर्मूला क्या है, 1/n पाई d स्क्वायर। इससे बॉक्स मत बना, इससे बॉक्स मत बना। L इक्वल टू क्या है, 1/n पाई d स्क्वायर, ठीक है। ये सब लिख के रखो। ठीक है, ये काम आएगा, मतलब ये भी काम आएगा। इसका करेक्शन करना है। ये जो अपना आंसर है ना, वो गलत आंसर देगा कैलकुलेशन करने जाए तो। क्यों, इस डायग्राम में हमने क्या अज्यूम किया कि ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे। फ्रैक्चर में क्या सब मूव करते हैं ना, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेनी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या होता है इसमें, बस छोटा सा करेक्शन होता है, यहाँ पे ना √2 आ जाता है, और इतना फर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में वो लिख लो, इसलिए ना बॉक्स नहीं बनाना, ये काम नहीं आएगा। आगे लिखो, this formula is obtained
By assuming this formula is obtained by assuming other molecules at rest. This formula is obtained by assuming other molecules at rest, but in reality, all molecules are moving. But in reality, all molecules are moving. All molecules are moving, and the rate of collision depends on. And the rate of collision depends on average relative velocity. Rate of collision depends on average relative velocity. उसको अंडरलाइन कर दो, ये average relative velocity depends on average relative velocity. Full stop. So the more accurate mean free path. So the more accurate mean free path is given by. So the more accurate mean free path is given by. देखो यही फॉर्मूला बस इधर है ना, एक रूट 2 डाल दो और इस पे बॉक्स बना दो, ये हमें काम है, ये फॉर्मूला. ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूला लिखे, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, वो सब के. इसके बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव में कैसे अलग टाइप्स आते हैं. ठीक है ना, वो देख लेते हैं. ओके, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ एनसीईआरटी. क्वेश्चन लिखो, ये एनसीईआरटी का है. एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ. Estimate the mean free path and collision frequency. Estimate the mean free path and collision frequency of nitrogen molecules at 2 atm pressure. Nitrogen molecule at 2 atm pressure and 17 degrees Celsius. 170, 17 degrees Celsius. Full stop. Radius of nitrogen molecule is 1 angstrom. Radius of nitrogen molecule is 1 angstrom. Okay, full stop. Compare the collision time. With the time the molecule moves freely. Compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collisions. ठीक है, पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं. ठीक है, पहले तो डेटा लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है. एसआई में करना है कन्वर्ट करो. डेटा लिख लो, एसआई में लिखना, और कैलकुलेटर हो तो निकाल दो, इसमें कैलकुलेशन तुम्हें करने हैं. डेटा पहले लिख लो, एसआई में. प्रेशर जो है 2 atm है, तो उसको एसआई में करो. 2 into 1.013 into 10⁵ पास्कल. ठीक है,
वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं रखा है, वॉल्यूम नहीं दिया। टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में करना पड़ेगा ना, कितना होगा 290 केल्विन, ठीक है ना। और क्या देगा रेडियस, अपने फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए डायमीटर चाहिए, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, मतलब डी इक्वल टू 2r मतलब कितना होगा 2 एंगस्ट्रॉम, तो इसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा 2 × 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। ये डेटा लिखिए, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ निकालना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला देखो क्या है, जो बॉक्स बना है वो यूज करना है, क्या था √2 n/d², लास्ट में लिखा ना √2 n/d², तो d पता है हमें, क्या निकालना है इधर n, ध्यान रखना n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, जो हम पीवी को एनआरटी में यूज करते हैं, n इधर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n इधर क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, तो वो हमें निकालना है। कुछ आइडिया है कैसे निकाले, वो निकालना पड़ेगा, कब एल आ जाएगा P इक्वल टू NKT, और उसमें n कौन सा होता है कैपिटल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, PV इक्वल टू क्या है NKT, तो P/KT इसको क्या लिख सकते हैं n/v। अब ये n जो है वो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, v क्या इधर वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया अपना स्मॉल, इसको स्मॉल n लिख सकते हैं, ठीक है। जब अपना स्मॉल n होगा इक्वल टू क्या होगा P/K, और वैल्यूज है अपने पास, तो उससे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। निकालो n, k की वैल्यू भी आ जाए ना 1.38 × 10⁻23, देखो n कितना आ रहा है, वैल्यूज डालने का क्या होगा 2 × 1, जिसके पास कैल्सी नहीं है एटलीस्ट वैल्यूज जम से डालो, वैल्यूज प्रॉपर्ली डालो, 10⁵ अपॉन 1.38 × 10⁻23 × 290, जो क्या आ रहा है कितना है 5.06 × 10⁻25, एक मिनट को चेक करता हूँ 25, ये आएगा 5.06 × 10⁻25 यूनिट बोलो, क्या है ये n है क्या नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होगा, वॉल्यूम का होगा ना, क्या आएगा ये मीटर क्यूब इनवर्स, तो उसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। अब लिखो मीन फ्री पाथ, अब उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं मीन फ्री पाथ L इक्वल टू लिखो फॉर्मूला, अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज और निकाल सकते हो, L इक्वल टू क्या था 1/√2 n/d², डाल दो तो वैल्यूज SI में, देखो L कितना रहा है,
क्या है आंसर? कितना आएगा? 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये एक अपना आंसर आ गया। L इक्वल टू मीन फ्री पाथ निकाल दिया हमने 1.11 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, ये मीन फ्री पाथ आ गया। एक पार्ट कितना हो गया? तो एक लोग पूछा था, उसके बाद क्या पूछा था? और भी पूछा था मीन फ्री पाथ एंड व्हाट? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी कोलिजन हो? वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है उसका। कहाँ से आता है? वो रिलैक्सेशन टाइम। उसका इन्वर्स कर दो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो पहले हमें क्या करना है? रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे आंसर लिखिए, इसके बाद आगे लिखो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम का हमने फॉर्मूला लिखा था, पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ निकाल दी है एल मीन फ्री पाथ। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा था एल इक्वल टू क्या था? वी इंटू टाउ। तो टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एल बाई वी। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होगा? एल बाई वी। एल हमने निकाल दिया। इधर वी क्या है? मॉलिक्यूल की स्पीड है। कौन सी स्पीड है? क्वेश्चन स्पीड में वी नहीं है। कौन सी स्पीड लेनी है? कौन सी स्पीड कभी भी आए कोई भी फॉर्मूला में, ऐसे केस में थर्मोडायनामिक्स में कौन सी स्पीड लेनी होगी? आरएमएस। पढ़ा 2 क्लास पहले। तो कौन सी स्पीड लेनी होती है? आरएमएस। ध्यान रखिए। अब आरएमएस स्पीड कैसे निकाले? एल तो हमने निकाल दिया है, आरएमएस स्पीड कैसे निकाले? याद है उसका फॉर्मूला? क्वेश्चन में टेम्परेचर वो सब दिया हुआ है। कौन सा? √3RT/m0 ये यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो रीअरेंज करें तो √m0/3RT। अब देखो वैल्यूज सबको ध्यान से डालनी है। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है पहले वो वैल्यूज एटलीस्ट ढंग से डालो। एल तो जो दिया हुआ है, आर की वैल्यू याद है? आर की वैल्यू क्या है? 8.314। टी तो पता है। एम नॉट क्या होगा? एम नॉट क्या? इसमें गलती करोगे आंसर पूरा अलग आएगा। एम नॉट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है? नाइट्रोजन गैस है, कितना होता है? 28। पर 28 डालो तो 28 जो होता है क्या होता है? 28 ग्राम। तो इधर कितना डालना है? 28 इंटू 10⁻⁻3। ध्यान रखना, वैल्यूज ढंग से डालो। क्या होगा ये? एल देखे तो 1.11 इंटू 10⁻⁷ अंडर रूट में 28 इंटू 10⁻3। नीचे कितना होगा? ये 3 इंटू 8.314 इंटू 290। इसका आंसर बता देता हूँ, देख लो। इसका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻10 सेकेंड। जाना चाहिए ये टाउ आएगा 2.18 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में रिलैक्सेशन टाइम नहीं पूछा, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी। तो अभी पता है फ्रीक्वेंसी निकाल ली हूँ, क्या करो? इसका रेसिप्रोकल ले। ठीक है, आगे लिखो इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसका भी सिंबल होता है, ये सिंबल होता है उसका। पता है सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को क्या कहते हैं? न्यू। न्यू इक्वल टू 1/tau। तो कर इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा?
देख लो आंसर, यू कितना आएगा 4.58 इंटू 10⁹ यूनिट बोलो। क्या होगा सेकेंड है, क्या होगा सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट। ये दूसरा आंसर आ गया अपना, ठीक है, ये दूसरा आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में इतने कोलिजन होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब। अब क्वेश्चन देखो खत्म नहीं हुआ, लास्ट में कुछ पूछा भी था और हमने मेन पार्ट कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में पूछा भी था, क्या पूछा, कोलिजन टाइम और उसको टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कोलिजन टाइम निकालना और कंपेयर करना। कोलिजन टाइम का मतलब समझा दो, ठीक है। कोलिजन टाइम का मतलब क्या है, ध्यान देना, ठीक है। सपोज ये जो फिस्ट है, ठीक है, वो 2 स्फीयर मॉलिक्यूल, इसको फिक्स रखो। कोलिजन का मतलब क्या है कि ऐसे कांटेक्ट में आया और गया, कोलिजन खत्म। तो कांटेक्ट टाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोलिजन टाइम। तो सेम वो भी काइनेमेटिक्स से निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करना है, कांटेक्ट कितना होगा, कांटेक्ट कितना होगा, इसके बराबर होगा, मतलब डायमीटर के बराबर होगा। तो d अपॉन v क्या दे देगा हमें, कोलिजन टाइम, ठीक है। तो पहले ना उसका डेफिनेशन लिखो, कोलिजन टाइम is equal to the time taken, collision time is equal to the time taken to cover the diameter of the molecule, to cover the diameter of molecule, to cover the diameter of molecule। उसको सिंबल है ना TC दे देते हैं कोलिजन टाइम को। तो TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करना है, डायमीटर जितना अपॉन स्पीड, स्पीड तो क्या लेके आ रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, डायमीटर में पता है 2 × 10⁻10 और VRMS कितना है, VRMS निकाल सके, थोड़ा इधर डाल देता हूँ, VRMS है 5.08 × 10⁻3, ये VRMS निकाल दो, TC देखो कितना है, क्या है आंसर, 3.9 into 10⁻14 सेकेंड, ये अपना कोलिजन टाइम है 3.9 into 10⁻14 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कोलिजन टाइम को और रिलैक्सेशन टाइम को। कभी भी दो चीज को कंपेयर करना होता है, क्या करते हैं, रेशियो निकालना होता है, ठीक है। बस लास्ट पार्ट है, आगे लिखो, कंपेयरिंग कोलिजन टाइम विद रिलैक्सेशन टाइम। क्या दो कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, देखो समझो, दो मॉलिक्यूल एक को टकरा के आया और दूसरे को कोलाइड किया, तो इधर से अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट होती है, तो t=0 देगा, तो ये क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम हुआ। क्या देखिए, कंपेयरिंग कोलिजन टाइम विद रिलैक्सेशन टाइम, कंपेयरिंग कोलिजन टाइम विद रिलैक्सेशन टाइम, मतलब क्या रेशियो निकालना है, तो इसका निकालो रेशियो, टाउ अपॉन TC, इसका रेशियो निकालो, टाउ अपॉन TC, टाउ भी हमें पता है, TC भी पता है। टाउ अपना कितना है, 2.18 into 10⁻10 और TC है 3.9 into 10⁻14। देखो क्या है रेशियो,
क्या नीचे नीचे क्या आंसर 5.58 into 10 to 3 आ रहा है 5.58 into 10 to 3 तो क्या है अब देखो इसका मतलब क्या है कि टाउ छोटा है बड़ा है, ये वैल्यू अगर मेरी आई ये रेशियो इसका मतलब टीसी क्या है बहुत छोटा है, टाउ क्या है काफी बड़ा है, इसका मतलब कोलिशन टाइम कोलाइड होने में ना कुछ टाइम नहीं लगता, मेन टाइम क्या है रिलैक्सेशन टाइम होता है। इसका मतलब मान सकते हैं कि मॉलिक्यूल बीच में ना एकदम फ्रीली स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये उसके लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो लास्ट में बस तुम्हें ये स्टेटमेंट एक कमेंट लिखनी होती है, ठीक है। क्या लिखोगे कि दिस हाई वैल्यू शोज दैट this high value shows that collision time is very less. Collision time is very less compared to collision time is very less compared to relaxation time. Collision time is very less compared to relaxation time. So molecule moves freely. So molecule moves freely. ठीक है, ये क्या एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन कैलकुलेशन देता है, ठीक है, वो देखिए। अब कंप्यूटर में कैसे अलग अलग टाइप आता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ डाइल्यूट gas at pressure P and temperature T. The dilute gas at pressure P and temperature T, comma. The mean time between successive collision. The mean time between successive collision. Mean time between successive collision varies with temperature as also options लिखो। पहला ऑप्शन है T, कैपिटल T है टेम्परेचर T, पहला ऑप्शन है T। दूसरा ऑप्शन लिखो 1/√T, 1/√T। तीसरा ऑप्शन है √T और लास्ट ऑप्शन है 1/T। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन स्टडी करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें फॉर्मूला स्टडी करना है। ठीक है, ये इसको कैसे बताइए टाइम मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मतलब क्या रिलैक्सेशन, तो टाउ का तुम्हें स्टडी करना है फॉर्मूला, और इसमें बता रहे टाउ का कौन सा फॉर्मूला स्टडी करो तुम्हारे ऊपर है, और टाउ का फॉर्मूला में बस तुम्हें कैसे कभी टेम्परेचर ना तो कैसे लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Now equal to क्या था 1/, क्या था 5 NV E square, ये था ना फॉर्मूला।
अब देखो यहाँ कहीं पे टेम्परेचर तो आ नहीं रहा है, तो ध्यान से स्टडी करो। एन और डी तो कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूल के लिए। डी अभी हमने देखा डी कौन सा होता है, आरएमएस। आरएमएस का फॉर्मूला है ना अपने पास। इसमें क्या देख सकते हो, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी। तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। आरएमएस का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट वी आर टी बाई एम नॉट। अब देखो आर और एम नॉट भी कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन अंडर रूट। ये आएगा प्रोपोर्शनलिटी। ऐसे स्टडी करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम। Next question. An ideal gas in a closed container. An ideal gas in a closed container is slowly heated. An ideal gas in a closed container is slowly heated. Slowly heated. ठीक है, full stop. As its temperature increases, as its temperature increases, comma, which of the following statements are true? Which of the following statements are true? Which of the following statements are true? ठीक, पहला देखो, the mean free path decreases. The mean free path decreases. दूसरा देखो, the mean collision time. The mean collision time decreases. The mean collision time decreases. तीसरा, mean free path remains unchanged. Mean free path remains unchanged. और last option, mean collision time remains unchanged. Mean collision time remains unchanged. Mean collision time remains unchanged. ठीक है, इसमें भी ऐसे स्टडी करना है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, करो, ट्राई करो। पाथ का फॉर्मूला देखो पहले, मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है क्या था, L इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 n बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। इसमें अपने प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, कंटेनर को हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो n चेंज होगा क्या, कंटेनर क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। चेंज हो रहा है कि नहीं, एक तरह वो तो उतना ही रहेगा ना, गैस और वॉल्यूम, तो ये चेंज नहीं हुआ, डायमीटर चेंज हुआ, मॉलिक्यूल वो भी फिक्स रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, एल चेंज नहीं होगा, मतलब मीन फ्री पाथ क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज। इसमें से लिखो कि ये पहले फॉर्मूला लिखो और बाद में लिखना है कि एन कॉमा डी रिमेन्स कांस्टेंट, n, d remains constant. So L
is also constant. So L is also constant. कौन सा ऑप्शन एक सही आ रहा है? एक सी सही आ रहा है। और देखो कोलिजन टाइम भी देखना है। कोलिजन टाइम बताइए बात ये, इसमें देखो टेम्परेचर पे कुछ फर्क पड़ेगा, बी तो चेंज होगा नहीं, बी में आएगा ना टेम्परेचर, Tc is equal to d upon under root 3RT by m naught। तो इधर क्या लिख सकते हो, Tc देखो सब कांस्टेंट है, इधर टेम्परेचर बस चेंज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यार तो टेम्परेचर अपना बढ़ रहा है तो Tc क्या होगा, कम, ठीक है, Tc क्या होगा कम, इसमें ये लिखना है, ठीक है, कि T इंक्रीजेस Tc डिक्रीजेस। कौन से ऑप्शन सही, बी और सी है, दो ऑप्शन सही। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, two gases argon ब्रैकेट में को 40 argon 40 and xenon 131 at same temperature have same number density, at same temperature have same number density, ठीक है, full stop। The diameters are 0.07 nanometers and 0.1 nanometer respectively, 0.07 nanometers and 0.1 nanometer respectively। Full stop। Find the ratio of their mean free path, find the ratio of their mean free time, मीन फ्री टाइम मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम नहीं, रेशियो निकालना है, करो रिलैक्सेशन टाइम का देखो फॉर्मूला पहले लिखा था हमने, 1 क्या था NV5 वाला यूज कर रेशियो निकाल सकते हो।